शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक का इलाका आज भी आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशने के लिए देश विदेश के लोग पुरानी दिल्ली में नयापन ढूंढने दौड़े चले आते हैं। यहाँ की रौनक, यहाँ की शान, यहाँ की चहल पहल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान निराला है। यहाँ की सुबह, यहाँ का दिन, यहाँ की शाम, यहाँ की रात अनूठी पहचान लिए हुए हैं। जी हाँ, ये वो शहर है जिसका ख्वाब भी शाहजहां ने देखा था और जिसकी हकीकत का भी एहसास इसी मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। इस शहर को नसीब में लंबी उम्र मिली क्योंकि इससे पहले बसी दिल्ली की 6 और नगरियां इंसान के दिलो दिमाग और इतिहास में विस्मृत हो गईं। उनके केवल चंद एक निशानात ही मिलते हैं, मगर शाहजहानाबाद तो हूबहू आज भी अपना शाहाना स्वरूप सहेजे खड़ा है। इसका सबूत हिंदुस्तान की अस्मिता की पहचान बना खड़ा लाल किला है। इसके सामने खड़ी विशाल जामा मस्जिद कुल हिंद के लोगों की अकीदत का मरकज है। इसी के आधा किलोमीटर के दायरे में पुराने पूजा स्थल हैं। बाजार बड़े, छोटे, चौड़े, संकरे उत्तरी भारत के व्यापार का बड़ा व्यापक केंद्र है। इसी शहर की गलियां, कूचे और चौक चौबारे भी इतिहास का झरोखा बने हुए हैं। इसी में मशहूर धर्मशालाएं और खानदानी हवेलियां भी हैं, जिनकी शान आज की बनी कोठियों से कहीं कहीं ज्यादा है। इन्हीं मशहूर हवेलियों में से एक है हवेली जगदीश प्रसाद, जिस पर पर्दा हटाने के लिए आज हम यहाँ हैं। ये वो जगह है जहाँ कभी चांदनी चौक के बीचों बीच नहर हुआ करती थी। इसी के करीब हवेली हैदर कुली के इलाके में लगभग 80 हवेलियां हैं, मगर इनमें से एक आज भी अपने मौलिक स्वरूप को बरकरार रखा है। इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले सन 1810 में हुआ था। इस हवेली को बड़ी रुचि से बनवाया हिसार जिले से दिल्ली आए हरजसमल ने, जो कि श्री नारायण प्रसाद के दादा के परदादा थे। श्री प्रसाद इन दिनों इस हवेली में रहते हैं। नुकीले आर्चनुमा प्रवेश द्वार के दोनों ओर फूल पत्तियों की मुगल कालीन नक्काशी है। यह दरवाजा खुशामदीद कहता हुआ ही दिखाई देता है। यह हवेली यूं तो मिली जुली वास्तुकला का नमूना है, मगर इसमें हिंदू वास्तुकला को तरजीह दी गई है। हवेली में प्रांगण और पुराने खंबे हिंदू और ब्रिटिश वास्तुकला का संगम है। इसमें 3 और दरवाजे और बाईं ओर से ऊपर के लिए जीना जाता है। दरवाजों के ऊपर जालीदार रोशनदान इसके पारंपरिक स्वरूप को दर्शाते हैं। दरवाजों को मजबूती और अनूठापन देने के लिए चूना पत्थर की चौखट लगी है। दरवाजों पर लगे पीतल के कुंडों की चमक दमक आज भी बरकरार है। प्रांगण से सीधे पारंपरिक बैठक में जाने को मन करता है। बैठक की खासियत है कि यहाँ रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था है। बैठक की शान को शब्दों में बयान करना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर जाने के लिए यूं तो 2 रास्ते हैं, मगर एक ऐसा तीसरा भी है जिसे गुप्त रास्ता कहा जाता है। ये कमरे में से है, जहां से पुराने समय में महिलाएं ऊपर के कमरों में जाया करती थीं। दिखने में एक जीना गली से ऊपर तथा दूसरा प्रांगण से जाता है। हवा के लिए
चारों ओर जाल लगाया गया है। कमरों की शैली हवेली नुमा है। कमरों से सीधे बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। इन्हीं कमरों में आपको बदलते युग की कई निशानियां मिल जाएंगी, जैसे ये पुराना टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट और ये पुरानी घड़ी समय की पहचान कराने का आज भी काम करती है। शीशे से जड़ा बर्मा टीक का पारंपरिक श्रृंगार दान सुंदरता में चार चांद लगाने में मददगार रहा है। अलमारी पुरानी जरूर है, मगर इसकी चमक दमक आज भी नई दिखाई देती है। रंग बिरंगी फ्लोरल सेरेमिक टाइल्स पूरे कमरे की शोभा बढ़ाती हैं। 100 वर्ष पुरानी चिकनी मिट्टी की बनी छोटी सी मटकी माटी को सुंदर रूप प्रदान करने की कला का नमूना है। इस हवेली के मंदिर को देखने के बाद किसी दूसरे मंदिर को देखने को मन ही नहीं करता। ऊपर के तीनों कमरे अपने आप में विशेषता समेटे हैं। यहाँ लगी फोटो और इनसे परिवार के पूरे वंश का परिचय भी मिल सकता है। हवेली में ही हवेली का विवरणात्मक नक्शा भी दिखाई देगा। इस हवेली को भुला पाना बहुत ही कठिन है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूल सकते। मैं इसी हवेली के अंदर पैदा हुई, इधर के कमरे के अंदर, यहीं पर खेली, यहीं पर परवरिश पाई, यहीं पर शिक्षा का इंतज़ाम हुआ और यहीं से मैंने अपना जीवन शुरू किया। इस हवेली की शक्ल पहले ये नहीं थी। यहाँ पर ये जो जाल पड़ा हुआ है, ये जाल नहीं था, बल्कि चारों तरफ एक जंगला सा था, एक छज्जा था जिसके ऊपर की नीचे हम देख सकते थे और वहाँ पर खेला करते थे दूसरे अपने कज़न्स वगैरह के साथ में मिलकर। और उसके बाद में 1934-35 के अंदर हमारे दादा ने इस मकान को कुछ थोड़ा सा परिवर्तित किया और उसमें जो सबसे पहला मैं समझती हूँ कि परिवर्तन हुआ, जो कि एक मायने रखता था, वो था फ्लश का इंतज़ाम होना, जो कि सबसे पहला था इस पूरे क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर लोग देखने के लिए आया करते थे कि ये किस तरह का इंतज़ाम है, और जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि शायद उनकी रोज़ी चली जाएगी। तो हमारे दादा ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, आपकी रोज़ी नहीं जाएगी, आपको उसी तरह से पैसे मिलेंगे, लेकिन ये एक नया इंतज़ाम हुआ। एक ख़ास बात जो ऐसी हवेलियों के अंदर होती थी वो ये कि आपस में मिलकर सब लोग रहा करते थे, और उसके जो बनावट थी हवेलियों की, उसमें सबसे पहले नीचे एक चौक होता था, एक बीच का पोर्शन, जिसमें कि हवा का इंतज़ाम, रोशनी का इंतज़ाम, बच्चों के खेलने का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जो कि आजकल के मकानों के अंदर, जो आजकल के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अंदर नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ ये होती थी कि पहले तो मैं इस सदी के, पिछली सदी के शुरू की बात कर रही हूँ, उस वक्त तो बहुत पर्दा होता था, लेकिन गली के अंदर बहुत से बेचने वाले आया करते थे, तरह तरह का सौदा, कपड़े, चूड़ियाँ, खाने पीने की चीज़ें और दूसरी चीज़ें बेचने के लिए। तो जो बाहर का एक छज्जा होता था, उसके अंदर से आवाज़ लगाकर वहाँ से चीज़ें खरीद सकते थे और बाहर जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी।
हालांकि उन दिनों के अंदर डोलियों का इंतज़ाम था कि औरतें जब बाहर कहीं जाती थी तो डोली के अंदर बैठकर जाती थी, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई। और जब पर्दा के ख़िलाफ़ एक आंदोलन चलाया गया कि पर्दा हट जाना चाहिए, तो उसके बाद में ये डोलियों का इंतज़ाम ख़त्म हो गया था। एक और बात जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इन मोहल्लों के अंदर हिंदू और मुस्लिम ये बराबर बराबर में रहते थे। हमारे पिछवाड़े, इसी मकान के पिछवाड़े के अंदर मुसलमान भी रहते थे। आजकल के ज़माने में तो बहुत जगह के ऊपर डर लगता हैगा या कुछ संदेह हो जाता हैगा, लेकिन उन दिनों में बहुत विश्वास के ऊपर सब चीज़ चलती थी। और इतना विश्वास था कि ऊपर छतों के ऊपर से बात भी कर लिया करते थे और आपस में मेल जोल रहता था। वो मेल जोल, वो भाईचारा आज बहुत कम देखने के लिए मिलता हैगा। ये हमारी एक विरासत थी, ये हमारी एक परंपरा रही है मेल जोल की, जो कि अब बहुत कम हो गई है। दूसरे तल के दो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जो अलग अलग छतों को मिलाते हैं। यहां पर स्थित 4 कोनों पर बने 4 कमरे भले ही पुराने हैं, मगर इनकी वास्तुकला और मजबूती बेमिसाल है। इस हवेली की छत से शाहजहानाबाद को एक नजर में देखा जा सकता है। यहां से रेलवे स्टेशन, फतेहपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद भी दिखाई देती हैं। हवेली ऐतिहासिक है तो इसमें रहने वाले भी पुरानी यादों से पूरी तरह जुड़े हैं। मैं इस हवेली में जमना और जन्म से बराबर इसी हवेली में रह रहा हूँ और शायद इसी हवेली में मरूंगा। इसी हवेली के अंदर मेरे पिताजी लाला जगदीश प्रसाद और उसके पिताजी मेरे दादाजी लाला जुगल किशोर और मेरे परदादाजी लाला हरशरण दास, उनके से पहले लाला रामजी लाल जी और नाथूमल जी, ये सब इसी हवेली में रहे। लाला नाथूमल जी सन 1700 के ईस्वी के एंड में वो यहाँ आए थे, उन्होंने ये मकान बनाया था। उसके बाद उनके 4 पुत्र थे, वो भी इसी में रहते थे और उसी से फिर ये है कि 3 पुत्र उनके अलग अलग हो गए। बाकी एक पुत्र की जो खानदान था, मेरा मतलब जुगल किशोर जी, जगदीश प्रसाद जी, मैं इसी में रहे और इसी में पले। आप हवेली को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना चाहता। पुरानी दिल्ली में जो अपना विरासत मकान है वो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। इस हवेली को आज भी एक ही परिवार के सदस्यों ने संरक्षित रखा है। इसमें तब्दीलियां की हैं, मगर इसके पुराने और मौलिक स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया। इसे बनाने में लाला हरजस मल ने जिस दरिया दिली का प्रदर्शन किया, उसी दरिया दिली से इस हवेली को आज भी सजीव बनाकर रखा है इस परिवार के वंशजों ने। इस परिवार के वायसराय से भी संबंध रहे, मगर हवेली ने भारतीयता के उसूलों को कभी भी त्यागा नहीं। ये हवेली इतिहास की सहेली है। ऐसी कई सहेलियां हैं, न कि ये अकेली है। दिल्ली के इतिहास को देखने के लिए यदि हवेलियों में झांकना जरूरी है, तो इस हवेली को भुलाया नहीं जा सकता। इस हवेली के रंग, रूप, स्वरूप और शान को सलाम।